नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 39 एडिशन ऑफ वीकली करंट अफेयर। इस वीडियो में मैंने कवर किया है जनवरी 25 से लेकर के 31 तक के वे सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप जॉब सिलेक्शन के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। यूटिलाइज करिए इस वीडियो को प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए कि आपका स्कोर कितना रहता है। इट मीन्स आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इस क्वेश्चन में आपसे ऑफ बजट बोरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 4 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन चारों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए में बजट के बोरिंग के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ऑफ बजट बोरिंग जो है ये गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बाद ही पब्लिक इंस्टीट्यूशन लोन के रूप में इसे रिसीव करती हैं, ये आपसे बोला जा रहा है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि ये बजट ऑफ बजट बोरिंग जो है ये कंट्री की जो फिस्कल डेफिसिट है उसे एक एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर उसे बोरिंग की जाती है, ये आपको बताया जा रहा है। थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि जब भी कैलकुलेशन करते हैं फिस्कल डेफिसिट वगैरह की, तो उसके इंडिकेटर के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होता और इसका कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है फिस्कल पॉलिसी के अंदर, ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं इस तरह के फंड को फंड करने का काम करते हैं, ये आपसे बताया जा रहा है। यानी कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है तो पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह जो होते हैं वो इस तरह के फंड को रेज करके देते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी फोर्थ को छोड़ के बाकी 3 करेक्ट बताए जा रहे हैं। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड को छोड़ करके बाकी जो स्टेटमेंट बच गए वो करेक्ट आपको बताए जा रहे हैं। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि वो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, ये दोनों करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोल दिया गया कि चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो ऑफ बजट बोरिंग का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के थ्रू जब भी कोई लोन लिया जाता है और लोन लेने का जो काम करती है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो वो करती है, और ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जब भी ले सकती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फिर आप ये कह सकते हो यूनियन गवर्नमेंट की डायरेक्शन के बाद ही वो लोन वगैरह जब लेती है, उसी को बोला जाता है ऑफ बजट बोरिंग। और इस तरह की जो बोरिंग होती है यानी कि जो लोन होता है ये कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चल रही है और गवर्नमेंट कोई वेलफेयर का काम कर रही है, वहां कुछ शॉर्टेज हो जाती है, उनकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, मान लीजिए शॉर्टेज हो जाती है फंड की, तो इस तरह की बोरिंग यानी कि लोन गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है। हाँ, इसका फिस्कल पॉलिसी पे भी फर्क पड़ता है और उसकी इंडिकेटर के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया कि भी ये फिस्कल पॉलिसी भी इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता, ये बात गलत है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट है ये सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लोन वगैरह लिया जाता है उसके तहत जो उनके पास लायबिलिटी जो रेज होती है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट की एक्चुअल लायबिलिटी क्या है, ये आपको बताना है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको इस फॉर्म में दे रखे हैं। फर्स्ट आपसे बताया जा रहा है कि बोरिंग बाय द पीएसयू के द्वारा जो भी बोरिंग या लोन वगैरह लिया जाता है, ठीक है, उधार लिया जाता है, उसको गवर्नमेंट की लायबिलिटी कंसीडर किया जा रहा है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है लोन टेकन बाय द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक को दोबारा रीएस्टैब्लिश करने के लिए, उसे रिकैपिटलाइज करने के लिए जो लोन लिया जाता है वो भी गवर्नमेंट की एक तरह से कह सकते हो लायबिलिटी का काम करता है। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो डिफरेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो किया जाता है, कोई भी एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे बोला जा रहा है कि ये लायबिलिटीज होती है। तो ये 3 रीजन या 3 स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको दे दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है लायबिलिटी क्या है। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। और ऑप्शन सी की बात करें जिसमें आपको ये सेकंड और ये थर्ड ये दोनों करेक्ट बताया जा रहे हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट यानी तीनों ही जो आइटम्स आपको दे रखी है गवर्नमेंट की लायबिलिटी के अंदर आती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट और सेकंड दे रखा था ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे जब भी कोई पीएसयू वगैरह लोन वगैरह लेती है तो ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी बन जाती है। उसके अलावा जब भी कोई बैंक वगैरह जो हमारे कंट्री के अंदर है उसे दोबारा से रीस्टैब्लिश करने के लिए, रिकैपिटलाइज करने के लिए जरूरत पड़ती है तो उसे भी आप कह सकते हो गवर्नमेंट की लायबिलिटी होगी, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे एक्सपेंडिचर की जाती है, वो सारी गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है, बट आपको यह ध्यान में रखना है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है यानी कि एक तरह से ये जो एक्सपेंसेस होता है इसका जो रिटर्न आना होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, यानी कि वो सारे एक्सपेंडिचर जिसका मोर देन 1 ईयर बेनिफिट
हो सकता है। जैसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उस पर ऊपर गवर्नमेंट ने कोई खर्च किया, यानी पुल वगैरह बनवाए, तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी नहीं मानी जाती, बल्कि एक तरह से आप कह सकते हैं लॉन्गर वर्जन में, यानी कि मोर देन 1 ईयर की बात करें, लॉन्गर वर्जन में वो गवर्नमेंट की एसेट का काम करता है। तो आप ये कह सकते हो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड हमारी कंट्री का क्या रोल है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे हमने कितना लोन लिया है, उस हिसाब से क्या पोजीशन पे हम आप ये देख सकते हैं। तो ये दिख रहा है आपके पास परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी के कितने परसेंट लोन दिखता है। तो आपको ये दिख रहा है कि हमारी कंट्री ने 43.9% लोन ले रखा है अपने जीडीपी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी लोकेशन कहां है, ये आपको बताना है। यानी कि आपसे ये बोला जा रहा है ये किसको कनेक्ट करने का काम करता है, ये स्ट्रेट, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि एड्रियाटिक सी और ये आयोडियन सी जो है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की बात करें तो इसमें बी में आपसे बोला जा रहा है कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी जो है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि अल्टार्कटिक ओशन और मेडिटेरियन सी जो है उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये जो गिब्राल्टर सी जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, ये इसके बारे में बोला जा रहा है ये तास्मन सी और साउथ सी को कनेक्ट करने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, यानी कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है और फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसके बीच में जो गैप बन करके आता है, उस गैप को, यानी ये जो स्ट्रेट बन के आता है, ठीक है, पानी का जो रास्ता है, ठीक है। स्ट्रेट की मीनिंग एक आप ये समझ सकते हैं, जब आपके पास टू लैंड हो और टू लैंड के बीच में एक नैरो स्पेस हो, बिल्कुल नैरो रास्ता हो, और वो रास्ता पानी के थ्रू रास्ता जाता हो, उसी को स्ट्रेट बोला जाता है। और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की लोकेशन बोले, ये दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में आता है। बेसिकली ये जो है अफ्रीका के अंदर जो मोरक्को है, मोरक्को को, और इधर अगर यूरोपियन कंट्री की बात करें तो आइबेरियन जो है, आइबेरियन पेनिसुएला जो 3 तरफ से वाटर से कवर है। ये देखिए इधर, एक इधर और इधर, तीनों तरफ से वाटर से कवर है। तो आइबेरियन पेनिसुएला, और इधर आप कह सकते हो मोरक्को पेनिसुएला, ये भी तीनों साइड से आप कह सकते हो वाटर से कवर है। उसके बीच का जो स्पेस है वो आप कह सकते हो कि ये है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, यानी कि इसकी लोकेशन है। एग्जैक्टली अगर बात करें तो ये अटलांटिक ओशन को और मेडिटेरियन सी को, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगर वर्ल्ड मैप में अगर आप देखना चाहें तो वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन कुछ इस जगह पे हो जाएगी। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यानी कि कुछ ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, इस वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सार्क जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इसका जो सेक्रेटरीट है हमारी कंट्री इंडिया में है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है सार्क के बारे में कि सार्क मेंटेन परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एट द यूनाइटेड स्टेट एज ऑब्जर्वर। हमारी जो ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये जो यूएनओ है उसके अंदर एक ऑब्जर्वर के रूप में ये मेंबरशिप इसे मिली हुई है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट बताया जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि डिसीजन जो भी इसके द्वारा लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सली या बायलैटरल या फिर मल्टीलेटरल कोई भी डिसीजन लिया जाता है, उस सारी डिसीजन का ये जितनी भी कंट्री होती है उनके बीच में आपस में डिस्कशन वगैरह करके इसे कंप्लीट किया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो भी इसमें मेंबर कंट्री है उनके डिस्कशन वगैरह करके कोई पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर डिसीजन लिया, साउथ एशिया के अंदर जो भी कुछ काम करना होता है उसके रिगार्डिंग में काम किया जाता है सारी मेंबर कंट्री का इसमें डिसीजन के बाद ही। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट, और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है यानी कि ये दोनों करेक्ट है। यानी कि हाँ, ये सार्क की बात करें यूएनओ के अंदर इसका एक कह सकते हैं ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है इसको, और फर्स्ट बोला गया कि इंडिया के अंदर इसका सेक्रेटरीट है, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ ये करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी की बात करें इसमें आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं सार्क के बारे में। तो सार्क के बारे में ये है कि सबसे पहले आपको ये बताना है इसकी मेंबर कंट्री कौन कौन सी है। तो अगर आप इंडिया का मैप देखें वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे कंट्री के आसपास की जो कंट्री है वो इसका मेंबर कंट्री है। जैसे पीओके के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है एक तरह से आप कह सकते हो अफगानिस्तान, वो इसका मेंबर है। बांग्लादेश इसका मेंबर कंट्री है। भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका। यानी कि आप ये कह सकते हैं इंडिया और इंडिया के साथ जो नेबर कंट्री है वो इसके मेंबर बने हुए हैं।
अच्छा, अब उसको ये पता होना चाहिए आपको कि इसकी फाउंडेशन कब हुई थी। तो 1985 में 8 दिसंबर को ये फाउंडेशन ढाका में की, ढाका यानी बांग्लादेश में इसको फाउंड किया गया था। बट इसके अगर सेक्रेटरीट या फिर आप कह सकते हो हेडक्वार्टर की बात करें, ये नेपाल के अंदर है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो काठमांडू नेपाल के अंदर इसकी सेक्रेटरीट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो 2006 में मतलब ये सार्क के द्वारा फ्री ट्रेड एक तरह से ट्रीटी साइन वाइन की कर ली गई थी। उसके बाद ही इसे आप कह सकते हो यूएनओ के अंदर एक परमानेंट मेंबरशिप जो मिलती है एज ए ऑब्जर्वर, वो हमारी इस यूनियन को मिल गया था। ठीक है, तो आप कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें जो भी डिसीजन होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ यूनानिमसली इसमें डिसीजन लिया जाता है, सारी कंट्री जो उनके बीच में डिस्कशन करके। तो आप ये कह सकते हो कि थर्ड और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत होने की वजह है इसका सेक्रेटरीट काठमांडू नेपाल में है, हमारी कंट्री में नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका डी हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे इरावदी डॉल्फिन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इरावदी डॉल्फिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इरावदी डॉल्फिन की अगर बात करें तो ये मेनली जो फाउंड किया जाता है, यानी कि इसकी अगर लोकेशन बात करें जहां पे ये डॉल्फिन होता है, उसके बारे में बोला जा रहा है ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है उस रीजन में ये डॉल्फिन पाए जाते हैं। सेकंड आपसे बोला जा रहा है इट लिव्स इन द बैकचिच वाटर नियर द कोस्ट, किसी भी कोस्ट रिवर या माउथ या फिर आप कह सकते हैं स्टूर्नीस के अंदर ये इसकी लोकेशन आप कह सकते हो जहां पे ये सब रहते हैं। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री की अगर बात करें तो हमारी कंट्री में जो चिल्का लेक है उड़ीसा के पास, ठीक है, चिल्का लेक, वहां पर ये इरावदी डॉल्फिन पाया जाता है। तो 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए की बात करें उसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ऑप्शन सी की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी की बात करें इसमें तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इरावदी डॉल्फिन की बात करें, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में ये डॉल्फिन है। अगर इसकी लोकेशन जैसे आपसे बोला गया कि साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया वाले रीजन में, साउथ एशिया में इसकी लोकेशन है जहां मोस्टली वहां पे पाया जाता है। यानी कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो इस एरिया में आप कह सकते हो ये डॉल्फिन ज्यादा पाया जाता है। अगर हमारी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री में जो उड़ीसा है यहाँ पे जो चिल्का लेक है इस रीजन में ये डॉल्फिन पाया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गए। और अगर हम इसके IUCN की लिस्ट के अंदर बात करें तो IUCN के अंदर आपको ये जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इसे इंडेंजर कैटेगरी के अंदर इस डॉल्फिन को डाला गया है। वर्ल्ड में इसकी पॉपुलेशन की बात करें, इसकी पॉपुलेशन अराउंड 7000 के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। और हमारी कंट्री में इसकी लोकेशन आप समझ गए हैं कि भी उड़ीसा के अंदर चिल्का लेक में है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपसे डिसइन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले आपको जो डिसइन्वेस्टमेंट टर्म है इसको डिफाइन किया गया है, जिसमें बोला जा रहा है इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का जो शेयर होता है उसे रिड्यूस करता है ये डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी कंपनीज होती है उसके अंडर, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो ऑनरशिप होता है उसका ट्रांसफर आप कह सकते हो डिसइन्वेस्टमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये जो वर्क है डिसइन्वेस्टमेंट का, हमारी कंट्री में ये जो काम करती है वो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में हम DIPAM बोल देते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, वो ये काम करती है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में गवर्नमेंट अनेबल हुई है, यानी कि गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को अचीव करने में जो वो चाहती थी। तो 3 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इन तीनों स्टेटमेंट की बात करें तो 3 में से जो थर्ड स्टेटमेंट है जिसमें आपसे ये बोला गया कि लास्ट 5 ईयर गवर्नमेंट फेल हो गई अपने टारगेट को अचीव करने में रिगार्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट, ये बात गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अगर आप लास्ट 5 ईयर का डाटा देखेंगे इधर इस तरफ तो आपको ये दिखेगा कि ये 2 ईयर बीच में ऐसे आए हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट 100% और 106% अपने टारगेट को अचीव कर पाई है। यानी कि आप ये देख सकते हो कि 5 ईयर फॉल नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने 2 बार ऐसा भी हुआ है कि जब गवर्नमेंट अपना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को अचीव कर पाई है। अब डिटेल में समझ लेते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो जैसा स्टेटमेंट में आपको दे रखा था फर्स्ट स्टेटमेंट में, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि जो भी आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो कि एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, दिल्ली मेट्रो, जो DMRC हम बोलते हैं, ये सारी चीजें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आती है।
ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% होता है। तो इसकी बात की जा रही है, अगर इसे गवर्नमेंट सेल करती है तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को इनकम होती है और फंड रेज होता है गवर्नमेंट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया ये जो काम करती है हमारी कंट्री में डीपैम का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये काम करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, और थर्ड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से। इस क्वेश्चन में आपसे पठारघाट अपस्ट्रीम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसके रिगार्डिंग में आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो अपस्ट्रीम हुई थी ब्रिटिश टाइम पे, ब्रिटिश रूल में, ये किस चीज से रिलेटेड है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि ये ट्राइबल रिवोल्ट थी, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में आपसे बोला है पीजेंट, यानी कि ये किसान का विद्रोह आप कह सकते हो। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जाए वर्किंग क्लास मूवमेंट था, यानी कि जो वर्किंग जॉब में लोग थे उन लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, उसे आप कह सकते हो पठारघाट अपस्ट्रीम। और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है ये कास्ट रिलेटेड एक मूवमेंट है। तो जो भी हो करेक्ट ऑप्शन अपना चूज कर लीजिए। तो अभी आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में किसान से रिलेटेड काफी सारी चीजें इशू क्रिएट हो रही है और काफी चीजें सामने आ रही है वो बिल को पास करने से रिलेटेड। उसके बैकग्राउंड में रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर पठारघाट अपस्ट्रीम की बात करें तो आसाम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है दरांग, और उस दरांग में जब हम ये जो ब्रिटिश के टाइम पे जलियांवाला मैसेकर जो हुआ था, उससे आप कह सकते हो कि 25 ईयर पीछे अगर जाएं, यानी कि 1894 में जनवरी 28 को ये चीजें सामने आई थी, जब किसान आंदोलन कर रहे थे दरांग डिस्ट्रिक्ट आसाम के अंदर, जो कि गुवाहाटी से 60 किलोमीटर दूर है। वहां पे ये चीजें हुई थी, और ये किसान ने मांग की थी कि जो उनके ऊपर जो टैक्स वगैरह जो इम्पोज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जो बहुत हाई इम्पोज कर दिया गया, इसे डिक्रीज करने के लिए उन्होंने ये चीजें रखी थी, और उसके रिलेटेड ही ये पीजेंट स्प्रिंग सामने आई थी पठारघाट का। तो आप ये कह सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट दोनों सेशन को, जब दोनों ग्रुप को जब एक साथ कंसीडर करता है, एक साथ एड्रेस करता है, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसी के रिगार्डिंग में आपके पास ये स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। यानी कि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट का जो स्पीच होता है पार्लियामेंट के अंदर, उसके रिगार्डिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है कि इसे आप ट्रेस कर सकते हैं एक लॉ के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत आप प्रेसिडेंट की जो स्पीच है उसे आप ट्रेस कर सकते हो, उसका रिकॉर्ड आप देख सकते हो। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि लास्ट अगर पास्ट टाइम की बात करें तो प्रेसिडेंट की जो स्पीच हुई है उसे वाइस प्रेसिडेंट ने भी डिलीवर किया जब प्रेसिडेंट डिस्चार्ज होता है। ये बात आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये ऐसा ओकेजन होता है जब दोनों जो हाउस होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, वो एक साथ कंबाइंड होते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। ये आपसे बोला जा रहा है। तो तीन स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। अगर प्रेसिडेंट की स्पीच की बात करें तो ये डाटा आपके सामने है कि नंबर ऑफ वर्ड के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं डाटा की किस तरह से प्रेसिडेंट की स्पीच रही है पार्लियामेंट के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट जो स्पीच रही है वो रही है 1997 के अंदर, जो पार्लियामेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट ने अपनी सबसे छोटी स्पीच दी है। और सबसे लंबी स्पीच की बात करें तो 2009 में सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच दी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके अलावा आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट की स्पीच जब वाइस प्रेसिडेंट ने दी है वो 1964 के अंदर दी है। ये फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ट्रेस करने की बात करें कि गवर्नमेंट जब पार्लियामेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट की स्पीच होती है उसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत उसे ट्रेस कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि यानी कि जिसमें ये बोला गया कि ये एक ऐसा टाइम होता है कि जब प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है तो वाइस प्रेसिडेंट भी से एड्रेस कर सकता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया कि प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा एक साथ कंबाइंड एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। ये ऐसा टाइम होता है जब प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी एक चीज और पता होनी चाहिए, जो फर्स्ट टाइम जो स्पीच हुई थी वो जनवरी 31, 1950 में ये फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया था लोकसभा राज्यसभा को एक साथ। ठीक है, तो और 1947 से लेकर के 1950 की बात करें, इस बीच में कोई भी एड्रेस नहीं की गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपसे एक मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बताया जा रहा है। पहले आपको ये क्वेश्चन समझना होगा, उसके बाद कुछ कंट्री दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर यानी करेक्ट आंसर चूज करना है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर आप मेडिटेरियन सी के जो है उसके कोस्ट पे अगर वॉक कर रहे हैं और आप जा रहे हैं मिडल ईस्ट की तरफ,
ठीक है। और एट प्रेजेंट जो आपकी लोकेशन है वो है कोस्ट ऑफ इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट के कोस्ट पे हैं आप, ठीक है। ये मान लीजिए इजिप्ट की लोकेशन मान लीजिए, ये मान लीजिए मेडिटेरियन सी है, और इधर से अगर या इधर कहीं पे भी आप इसको वॉक करते हुए मिडल ईस्ट की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि आप कौन से अदर कंट्री के कोस्ट को कवर करने वाले हैं मिडल ईस्ट तक पहुंचने के लिए, यानी उन कंट्री का आपको नाम बताना है। तो आपके पास ये जो कंट्री नाम दे रखे हैं, फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि आप जो इराक है, इराक का जो कोस्ट होगा या तट होगा उसे आप क्रॉस करने वाले, उसमें होके गुजरना पड़ेगा आपको। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि जॉर्डन को कवर करना पड़ेगा आपको। थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि सीरिया को आपको कवर करना पड़ेगा। इन तीनों कंट्री में से करेक्ट कंट्री कौन सी है ये आपको चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड कंट्री आप कवर करेंगे। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सिर्फ थर्ड कंट्री जो है सिर्फ ये सीरिया ये आप कवर करने वाले हैं। और ऑप्शन डी में सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड, और डी में आपसे बोलना ओनली फर्स्ट कंट्री यानी इराक को आप कवर करने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सिर्फ सीरिया एकमात्र ऐसी कंट्री है। अगर आप मेडिटेरियन सी के कोस्ट की बात करें, यानी कि आपने इजिप्ट से स्टार्ट किया वॉक करना, तो इजिप्ट के बाद आपका इजराइल आ जाएगा, ये वाली लोकेशन, और इजराइल के बाद आप कह सकते हो लेबनान आ जाएगा, और उसके बाद ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलर एरिया, ये सीरिया का कोस्ट है जो कि मेडिटेरियन सी के साथ टच होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओनली थर्ड कंट्री यानी जो सीरिया कंट्री है उसे आप क्रॉस करने वाले हो। बाकी अगर दूसरी कंट्री की बात करें, जॉर्डन की बात करें या इराक की बात करें, तो मेडिटेरियन सी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। जॉर्डन भी दूर हो गया और इराक भी काफी दूर है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे लेड जो होता है, लेड से रिलेटेड जो पोल्यूशन होता है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि लेड जो होता है वो नेचुरली मिलता है, नेचुरली एक टॉक्सिक मेटल है, और ये हमारी जो अर्थ है उसके क्रस्ट में पाया जाता है। और आपसे बताया जा रहा है कि अगर हम इसके अगर कंट्रीब्यूट की बात करें कि किस तरह से लेड से पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, यानी कि किस चीज से लेड से पोल्यूशन क्रिएट होता है, उसके रिगार्डिंग में ये आपके पास 5 फैक्टर दिख रखे हैं जहां से ये पोल्यूशन क्रिएट होता है। सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि जो स्मेल्टिंग वर्क है उसके अंदर लेड पोल्यूशन क्रिएट होता है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है पेंट वगैरह का काम होता है, उसके अंदर ये काफी यूज होता है जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है। थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि बैटरी वगैरह जो होती है मोटर व्हीकल की, उसके अंदर भी लेड यूज होता है और फिर ये पोल्यूशन क्रिएट कर देता है। और फोर्थ आपसे बोला जा रहा है कि सिरेमिक ग्लेज जो होता है उसके अंदर भी ये भी एक फैक्टर है जो कि हमारे लेड पोल्यूशन को क्रिएट करने का काम करता है। और इसके अलावा जो फाइनली जो फिफ्थ है उसमें आपसे बोला जा रहा है कॉस्मेटिक और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके अंदर भी इसका यूज होता है, और इसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है अपने आंसर चूज कर लीजिए। ऑप्शन ए की बात करें जिसमें आपसे फिफ्थ को छोड़कर के बाकी 4 आपको बोला जा रहा है ये इसके रीजन है जिसकी वजह से ये पोल्यूशन क्रिएट होता है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि आप फोर्थ को छोड़ दीजिए और उसके अलावा बाकी जो ऑप्शन ये जो आपको गिवन है फैक्टर ये कंट्रीब्यूटर है लेड पोल्यूशन के। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ये 3 रीजन है जिसकी वजह से ये पोल्यूशन क्रिएट होता है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये पांचों के पांचों करेक्ट रीजन है जिसकी वजह से आप कह सकते हो लेड पोल्यूशन क्रिएट होता है। ये सब के सब इसके कंट्रीब्यूटर है, आप बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो अगर लेड पोल्यूशन की बात करें तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हमारे इन्वायरमेंट में लेड पोल्यूशन क्रिएट होता है। आप जानते हैं कि इंडस्ट्री वगैरह में इन सब चीजों को जो प्रोड्यूस करते हैं या अर्बन वगैरह में ज्यादा इसे यूज करते हैं तो उसकी वजह से ये इन्वायरमेंट हमारा खराब होता है और उसकी वजह से हमें कई मेजर डिसीज वगैरह होते हैं। बाकी जो फैक्टर आपको बताए गए वो सारे फैक्टर बिल्कुल करेक्ट हैं जिसकी वजह से ये लेड पोल्यूशन क्रिएट होता है। ये एक तरह से एक टॉक्सिक मेटल होता है और ये जैसे आपको बताया गया क्वेश्चन के स्टार्ट में ही कि जो हमारा अर्थ है उसके क्रस्ट में ये मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। और बाकी जो आप समझ सकते हैं कि बाकी अदर फैक्टर हैं जो इसके कंट्रीब्यूटर हैं, जो आप देख सकते हैं कि भी जितनी माइनिंग वगैरह वर्क है, स्मेल्टिंग वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क है, रिसाइकलिंग एक्टिविटी है या फिर पेंट वगैरह है, उन सब चीजों में इसका यूज होता है जिसकी वजह से ये पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो करेक्ट फाइनली आप बोल सकते हो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, और इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके जरूर पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में है क्या। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें आपसे बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन, और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी यूनाइटेड नेशन चार्टर के अकॉर्डिंग इसे स्टैब्लिश किया गया था। यानी कि इसके स्टैब्लिशमेंट की और बेसिक डिटेल आपको बताया जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट्स सेटल लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट सबमिटेड बाय देम,
यानी कि दो कंट्री है, स्टेट का मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री को बोला जाता है। तो दो कंट्री के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रही है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को यहाँ पे सबमिट किया जाता है, और ये बोला जा रहा है डील विद द एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यहां जो भी केस वगैरह आते हैं किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा अगर कोई केस किया जाता है या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है तो इस तरह के केस को, डिस्प्यूट को डील करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल मैटर। इंटरनेशनल लेवल पर एक तरह से एडवाइस देने पर, ओपिनियन देने का काम करती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। आपको ये बताना है कि ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर बताया जा रहा है आपको कि करेक्ट है या नहीं है। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देख लीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट यानी कि इंडिविजुअल और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहां पे केस फाइल कर सकते हैं, ये आपसे बताया जा रहा है दो स्टेटमेंट करेक्ट अकॉर्डिंग ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग। और सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और ये थर्ड, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, इसे 1945 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इनिशियली जो इसे एस्टैब्लिश किया गया था सैन फ्रांसिस्को यानी कि यूनाइटेड स्टेट में से एस्टैब्लिश किया गया था। बाद में इसे 1946 के अंदर इसे नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी हम बोलते हैं, वहां इसे शिफ्ट कर दिया गया, और इसका जो भी हेडक्वार्टर कह लीजिए या फिर सेक्रेटरीट कह लीजिए आप, वो अभी आज के टाइम पे हेग के अंदर है। ठीक है, यानी कि इसकी बेसिक चीजें आपको पता लग गई। और इसमें 15 जजेस होते हैं और जो कि अलग अलग कंट्री से सिलेक्ट होते हैं ताकि जो डिसीजन वगैरह देना है वो सारे काम करते हैं। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, वो सारी बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि भी इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां पे अपनी कोई भी पिटीशन फाइल कर सकता है, ये बात गलत है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट फाइल कर सकता है। स्टेट का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री है, कि कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसे यहां पे फाइल कर सकती है और लीगल जो भी मैटर हो सकता है, एक्शन लेना है, वो ले सकती है। तो आप ये कह सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट हमें दिया गया था वो गलत है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये क्या करती है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक लीगल ओपिनियन देने का काम करती है और साथ के साथ एक तरह से एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करती है एक कंट्री दूसरी कंट्री को, ताकि कोई भी ऐसा मैटर है वहां पे ठीक तरह से कैसे लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना है, वो सारे काम करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, अभी ये जो क्वेश्चन है आपके पास लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक रेट है इंटरनेशनल लेवल पर बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसे शॉर्ट में आप LIBOR भी बोल सकते हैं। और उसी के रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है ये जो रेट है यानी कि LIBOR, इस रेट के बारे में बोला जा रहा है ये एक इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर ग्लोबल लेवल पर जो बैंक वगैरह होते हैं एक दूसरे को लोन वगैरह देने का काम करते हैं। और इस लोन का जो टाइम पीरियड होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर की बात करेंगे तो ये जो बात की जा रही है शॉर्ट टर्म होता है। अगर मोर देन 1 ईयर हो जाएगा तो आप कह सकते हो लॉन्गर टाइम के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज मैनेज्ड बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यानी ECB के द्वारा इस रेट को मैनेज किया जाता है, ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है ये जो रेट है LIBOR जो रेट है अब नेक्स्ट ईयर से यानी कि 2020 की एंड के बाद से इस तरह का रेट अब नहीं पब्लिश होगा, ये आपको थर्ड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट के बारे में, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट LIBOR के बारे में करेक्ट है। तो करेक्ट क्या है आपके हिसाब से, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस रेट की बात करें यानी कि लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट की बात करें जो कि यूज किया जाता है
एक बैंक दूसरे बैंक से अगर कोई लोन वगैरह देने का काम करती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है उसी को ये बोला जाता है, और इस पे बेसिस पे दो बैंक इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे से लोन वगैरह लेती है लेस देन 1 ईयर पीरियड के लिए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि यूरोपियन यूनियन का जो बैंक है वो इस रेट को डिसाइड करने का काम करती है, ये बात गलत है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इस रेट की अगर बात करें तो ये आप कह सकते इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज ICE ये इस रेट को डिसाइड करती है, और ये डेली बेसिस पर ये रेट डिसाइड होता है, यानी कि रोज आप कह सकते हो इस रेट को कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें अभी ये बोला गया कि कुछ स्कैंडल की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से अब ये जो रेट होगा ये पब्लिश नहीं होगा एट द एंड ऑफ द 2021, नेक्स्ट ईयर के एंड के बाद इस तरह का रेट पब्लिश नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इंक्रिप्शन के बारे में, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंक्रिप्शन जो सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन के बारे में, कि ये कुछ गेटवे आपको दे दिए गए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट में ये पेमेंट गेटवे के बारे में, सेकंड मैसेजिंग सर्विस के बारे में, थर्ड आपके वायरलेस माइक्रोफोन और ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में, और फोर्थ आपसे बैंक ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन के बारे में। आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि बताना है आपको कि इनमें से कौन सी सर्विस है या कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इंस्क्रिप्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि अब ये इंस्क्रिप्शन का मतलब आप समझ सकते हैं एक सिक्योर नेटवर्क का यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपके पास इसी के रिगार्डिंग में आपके पास जो ऑप्शन कुछ इस तरह बन जाते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है सेकंड को छोड़ करके, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट को छोड़ दीजिए, बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग ये चारों ही जो गेटवे है, चारों ही जो मेथड है यूज किया जाता है इसके अंदर इंस्क्रिप्शन के लिए, डाटा को सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो सिंपली इसमें ये होता है कि जब भी हम एक वन यूजर से सेकंड यूजर के पास कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हमें करना होता है तो दो तरह के नेटवर्क होते हैं, एक होता है इनसिक्योर और एक होता है इनक्रिप्टेड, या फिर इसे आप ये भी बोल सकते हो सिक्योर नेटवर्क, ठीक है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जैसे आप लोग वेबसाइट वगैरह विजिट करते हैं तो कुछ वेबसाइट, मान लीजिए कोई भी एक वेबसाइट है जैसे यूट्यूब ही है, तो आप ये लिखते हैं ना youtube.com, ठीक है, ये आपके सामने होता है, इसके आगे www. इस तरह से लिखा होता है, उसके अगर आगे देखेंगे तो आपके पास इस तरह से लिखा आता है HTTPS। जब भी S लिखा हुआ मिलता है आपको, इट मीन्स वो सिक्योर नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे जो भी डाटा ट्रांसमिशन होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि वन यूजर से दूसरे सिक्योर यूजर, दूसरा भी यूजर है, उनके पास जो इंफॉर्मेशन जाती है बीच में इसे ब्रेक नहीं होती, कोई इसे मिसयूज नहीं कर सकता। बट अगर आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं और जिसमें HTTP है, सिर्फ S नहीं है, तो इनसिक्योर है, यानी कि यूजर और जो भी फर्स्ट यूजर और जो सेकंड यूजर है इनके बीच में ये कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है, कोई भी इसका मिसयूज कर सकता है। तो अब ये सिक्योर नेटवर्क क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है कि जिसके बीच में ये इंक्रिप्शन हो जाता है इसी को यूज किया जाता है आजकल, जैसे व्हाट्सएप आप लोग यूज करते हैं या कोई भी मैसेजिंग ऐप यूज करते हैं उसमें भी इंक्रिप्टेड होता है। इसके अलावा जो बैंकिंग का डाटा जो होता है, हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं या कोई भी गेटवे जो पेमेंट के लिए यूज करते हैं उसके अंदर भी इस सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो हम लोग बाकी नॉर्मल काम यानी कि मोबाइल नेट को यूज करते हैं, कोई वायरलेस डिवाइस को यूज करते हैं, उन सारी चीजों में यानी कि जो चारों मेथड आपको दे रखे सबके अंदर इंक्रिप्टेड प्रोसीजर का यूज किया जाता है ताकि बीच में कोई भी डाटा मिसयूज ना हो जाए। कोई जैसे आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं, किसी आप ए पर्सन हैं और किसी बी पर्सन को मैसेज भेज रहे हैं, तो जो भी आप लिख रहे हैं सिवाय सिर्फ बी को ये दिखाई देगा, बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, इसी को इंस्क्रिप्शन बोला जा रहा है। तो चारों ही मेथड बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें ये बोला जा रहा है कि ये वेटलैंड होता है, ये नॉन फॉर प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि फुल्ली डेडिकेटेड आप बोल सकते हो कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड एरिया जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हैं उनको एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए ये काम करती है और ये प्रॉफिट बेसिस पे काम नहीं करती है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो। सेकेंड आपसे बोला जा रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, ये जो वेटलैंड इंटरनेशनल है, ये इसका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर इसे एक तरह से ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है।
और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये क्या करता है, इट प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड अलोंग। अब ये जो होता है क्या करता है कि वेटलैंड एरिया जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे उन सबको प्रमोट करता है, उनके प्रोटेक्शन करता है, वो सारे काम करता है ताकि जो फ्लाई रूट जो माइग्रेटिव वर्ड्स वगैरह का होता है वो बना रहे। यानी कि आप लोग जानते ही होगी कि भी बहुत सारे वर्ड हमारी कंट्री में साइबेरिया वगैरह एरिया से हमारी कंट्री में चिल्का लेक के आसपास और ये फिर राजस्थान में भरतपुर सेंचुरी के आसपास अलग अलग जगह से आते हैं। ठीक है, तो इनका जो रूट जहां से भी ये वेट रूट होता है उनको सिक्योर करने का, उनको प्रोटेक्शन करने का भी ये काम करता है, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन बन जाते हैं अब ये कि ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये वाला है। ठीक है, ये करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ओनली जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, सिर्फ ये करेक्ट है। तो वेटलैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी कि जो वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करें, ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये फुली डेडिकेटेड आप कह सकते हो कि जो भी वेटलैंड एरिया है वर्ल्ड में उन सबके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, सेकंड में आपसे ये बोला गया कि ये जो वेटलैंड इंटरनेशनल है इसे एक तरह से यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर बोला जा रहा है कि ऑब्जर्वर का स्टेटस है इसका। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब जो सेकंड बात आपको बताई गई है ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। बल्कि आप ये कह सकते हो कि जो वेटलैंड इंटरनेशनल है ये जितनी भी गवर्नमेंट होती है, सारी गवर्नमेंट अलग अलग कंट्री की, कॉर्पोरेट सेक्टर जो होते हैं या फिर इंटरनेशनल पॉलिसी वगैरह बनाने में काफी हेल्प करती है और इस तरह की कन्वेंशन क्रिएट करने में मेनली इनका रोल होता है ताकि वेटलैंड एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके और जो बर्ड्स वगैरह जो मूवमेंट करती है वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पे अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग उनका रूट बना रहे, उसके प्रोटेक्शन का काम करती है। तो थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इस वजह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे ड्राई आइस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पहले आपसे ये बताया जा रहा है कि ड्राई आइस जो है एक तरह से सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आपसे ये बोला जा रहा है कि जिसकी एप्लीकेशन का मतलब है इसका यूज क्या है ड्राई आइस का, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां आपके पास ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 स्टेटमेंट आपको गिवन है। 3 स्टेटमेंट में ड्राई आइस की जो एप्लीकेशंस क्या क्या है वो आपको बताया जा रहा है। आपको चूज करना है इसके अंदर से कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि ड्राई आइस की करेक्ट एप्लीकेशन या करेक्ट यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है इट इज यूजफुल था प्रिजर्विंग फ्रोजन फूड वगैरह, यानी कि फूड को एक तरह से जैसे ठंडी जगह पे रखने का काम करने में भी, फ्रोजन कर कंडीशन में रखने में काफी हेल्पफुल होता है ड्राई आइस, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है इंसेक्ट वगैरह, कोई कीड़े वगैरह जो है किसी भी कंटेनर के अंदर अगर हम ड्राई आइस को यूज करके किसी भी फूड ग्रेन वगैरह चीजों को अगर रखते हैं तो ये इंसेक्ट वगैरह कोई कीड़े वगैरह से ये बचाव करता है, यानी कि आप कह लो सेफली प्रिजर्व करने में हेल्प करता है ड्राई आइस। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, टूल्स वगैरह होते हैं, उसको क्लीन करने में ड्राई आइस यूज होता है। तो 3 स्टेटमेंट में 3 यूज बता दिए गए, आपको करेक्ट यूज बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दोनों, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग तीनों ही स्टेटमेंट यानी कि ड्राई आइस के तीनों ही यूज बिल्कुल करेक्ट आपको बताए गए। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ड्राई आइस जो होता है कुछ इस तरह का आप लोगों ने देखा भी होगा, इसका काफी यूज है, एक तरह से ये कह सकते हैं ये सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2 को एक तरह से सॉलिड फॉर्म में रखने जब हम यूज करते हैं अलग अलग कामों में यूज कर सकते हैं। जो भी हमारे पास जो एक तरह से केमिकल प्रोडक्ट है या फिर टूल्स वगैरह है, जो मैकेनिक्स के जो टूल्स वगैरह है उनको क्लीन करने में, उसे ब्लीच करने में ये काफी हेल्पफुल है, यानी कि जो थर्ड स्टेटमेंट आपको बताया गया बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया इसे जो फूड वगैरह को फ्रोजन करने में, जैसे आप जानते ही होंगे कि कुछ जो कोल्ड एरिया जो इंटरनेशनल लेवल पर है, यानी कि जो इस तरह के एरिया जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां पे फूड को प्रिजर्व करने के लिए उसे कोल्ड करके रखा जाता है इसकी हेल्प से, ताकि लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो ये काफी यूज मतलब इस तरह की ठंडे जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट भी। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जो पैकेजिंग वगैरह, यानी कि किसी भी फूड को अगर हम लंबे टाइम के लिए रखना है, इंसेक्ट वगैरह यानी कीड़े वगैरह ना लगे उसके अंदर, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे गोल्डीलॉक जोन के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। क्वेश्चन को पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है,
इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, गोल्डीलॉक्स जोन इज द एरिया अराउंड अ स्टार वेयर इट इज नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन ए सरफेस ऑफ सराउंडिंग प्लैनेट। इट मीन्स ये है कि गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा एक स्टार हो, उसके आसपास का एरिया जहां पे जो टेम्परेचर होगा ना ज्यादा बहुत हॉट होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा मौसम आप कह सकते हो। इस टाइप का जो टेम्परेचर जिस एरिया में होता है, ठीक है, उस एरिया को आप गोल्डीलॉक्स जोन बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पे इसके सरफेस पे यानी कि इस प्लान अगर यहाँ पे प्लानेट है तो उस सरफेस पे पानी की संभावना रहती है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सन्स गोल्डीलॉक्स जोन। और अर्थ के बारे में बोला जा रहा है, हमारे प्लैनेट के बारे में, कि ये गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर आने वाला सिर्फ एकमात्र प्लैनेट जो है वो अर्थ है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इफ अ प्लैनेट इज द गोल्डीलॉक्स जोन ऑफ ए स्टार इट नेसेसरली मीन्स द प्लैनेट इज गोइंग टू हैव लिक्विड वाटर और लाइफ। यानी कि अगर कोई भी प्लैनेट अगर गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर पानी बिल्कुल होगी, मैंडेटरी है, और लाइफ भी होने की पूरे संभावनाएं बोल सकते हो। तो ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है अकॉर्डिंग ऑप्शन ए के, और ऑप्शन बी की बात करें इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है इसमें थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये आपको करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो गोल्डीलॉक्स जोन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो डिटेल में बात कर लेते हैं आखिर ये गोल्डीलॉक्स जोन होता क्या है। गोल्डीलॉक्स जोन एक तरह से आप कह सकते हो हैबिटेबल जोन आप बोल सकते हो। हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, अर्थ के आसपास का एरिया जो ग्रीन आप देख पा रहे हो, ग्रीन जो अगर सोलर ये देख पा रहे हो आप एरिया, इसको आप गोल्डीलॉक्स जोन बोल सकते हो। और जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला गया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना ज्यादा हॉट होता है ना ज्यादा कोल्ड होता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप इस तरह से इसे डिफाइन भी कर सकते हो, एक तरह से आपको डेफिनेशन दी गई थी गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट जिसमें ये बोला गया कि भी हमारे जो प्लैनेट अर्थ है उसमें ओनली एक ऐसा प्लैनेट है वर्ल्ड मतलब इन यूनिवर्स में जहां पे ये प्लैनेट आता है। ऐसा नहीं है, अर्थ के अलावा बाकी और भी कुछ प्लैनेट है जैसे वीनस और मार्स। यानी कि आप ये कह सकते हो जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के आसपास का एरिया यानी कि मार्स वाला एरिया और वीनस वाला एरिया, वो एरिया भी कवर हो जाता है इस गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर। यानी कि ऐसा कह सकते हो यहां भी पॉसिबिलिटी है कि यहां पे भी पानी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद एक स्टेटमेंट आपसे और बोला गया था कि गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में कि यहाँ पे जो मैंडेटरी है कि यहाँ पे लाइफ और लाइफ के अलावा वाटर दोनों चीज बिल्कुल मैंडेटरी है, होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप ये वीनस को देखेंगे, वीनस और मार्स में देखेंगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बट लाइफ नहीं है यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो हमारे पास है ये गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है जो डेफिनेशन दी गई थी ये बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 इज रिलीज्ड बाय, यानी कि आपको ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स के बारे में बताना है कि इस इंडेक्स को पब्लिश करने वाला या रिलीज करने वाला इंस्टीट्यूशन कौन है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है वर्ल्ड बैंक जो कि इस इंडेक्स को रिलीज करती है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज करती है। और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे रिलीज करती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। इट मींस ये है कि ये तीनों जो इंस्टीट्यूशन आपको दे रखे हैं इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो इस इंडेक्स को रिलीज करती है। तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कौन सी इंस्टीट्यूशन रिलीज करती है, ये इसके रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसमें डी है। डी का मतलब ये है कि जो तीनों इंस्टीट्यूशन आपको दे रखा है बिल्कुल गलत है। तो एक्चुअल में इसे पब्लिश कौन करता है अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो कनाडा बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है वो इसे पब्लिश करने का काम करती है। कनाडा जो कि आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हो, इसकी लोकेशन ये है, देख सकते हैं आप। और ये जो काम कर रही है इंडिया बेस्ड एक फर्म है, आप कह सकते हो एक इंस्टीट्यूशन है, सेंटर फॉर सिविक सोसाइटी। तो एक थिंक टैंक है हमारी कंट्री का ये, और इसके साथ कनाडा का जो फ्रेशर इंस्टीट्यूट है, ये दोनों इंस्टीट्यूशन मिलकर के इस इंडेक्स को पब्लिश करने का काम करती है। तो करेक्ट आंसर तो डी हो गया। अब जान लेते हैं हमारी कंट्री की प्रोविजन क्या है, कि हमारी कंट्री की रैंकिंग क्या है। तो अभी जो रिसेंट 2020 की जो रैंक अभी कह सकते हो इंडेक्स पब्लिश हुआ है, इसमें हमारी रैंकिंग 105 है, और 2019 में जो हमारी रैंकिंग थी वो 79 थी। तो दोनों रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। आप ये कह सकते हो कि हमारी कंट्री 26 प्लेस नीचे आ चुकी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और एज यूजुअल आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 पहले पढ़ लेते हैं, जिसमें आपसे क्रॉस पैथी के बारे में पूछा जा रहा है। क्रॉस पैथी इज द प्रैक्टिस विच होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि क्रॉसपैथी एक मेथड कह लो, एक तरीका आप कह सकते हैं जिसके अंदर होम्योपैथी को और आयुर्वेदिक जो हमारा जो नेचर होता है एक इलाज करने का, दोनों के ड्रग्स को कंबाइंड करके जब यूज किया जाता है एक साथ मेडिसिन को, उसे क्रॉसपैथी बोला जाता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बताया जा रहा है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन CCIM इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी under the Ministry of Health and Family Welfare at that monitor higher education in India system of medicine। It means ये है कि एक इंस्टीट्यूशन है CCIM, उसके बारे में बोला जा रहा है कि पहले इसका कि भी ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है, पहली बात ये बताई गई। उसके बाद आपसे ये बोला गया जो मिनिस्ट्री जिसके अंदर आती है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है, दूसरी बात ये बताएगी सेकंड स्टेटमेंट में। और उसके बाद ये बोला ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका जो मेन फंक्शन आप कह सकते हो कि हायर एजुकेशन जो हमारी कंट्री में मेडिसिन को लेकर के है, उसे ये एक तरह से मॉनिटर करने का काम करती है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन नॉट टू। इट मींस आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जिसे हम शॉर्ट में CCIM बोलते हैं, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है इसे हमारी कंट्री में आप कह सकते हो 1971 में सेट किया गया था, सेटअप यानी कि स्टैब्लिश किया गया था हमारी कंट्री में। अब न्यू दिल्ली लिखा हुआ है यहाँ पे, इट मींस आप समझ सकते हो कि हेडक्वार्टर जो इसका न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में डिटेल में, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि लॉ पास करके इसे सेटअप किया गया हमारी कंट्री के अंदर। और ये जो लॉ था इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 48 जो 1971 में सेट किया गया था। और ये जो मिनिस्ट्री जिसके अंदर ये आती है वो मिनिस्ट्री थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है। तो आप ये कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट मिली थी, कुछ गलत मिली थी। अच्छा, उसके बाद जान लेते हैं कि भी इसका काम क्या होता है। तो जैसे आपको बोला गया था कि भी हायर एजुकेशन मेडिसिन का जो हमारी कंट्री में होता है उसे मॉनिटर करने का काम करती है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये काम नहीं करती है ये, बल्कि आप ये कह सकते हो इसे जो UGC के अंदर एक तरह से आप ये प्रोफेशनल काउंसिल है ये, और जो इसका ये काम है, यानी कि मेनली जो काम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसका काम है ये, और ये उसका एकमात्र सिर्फ काउंसिल की तरह उसके अंदर काम करती है। और फिर उसके बाद जो हायर एजुकेशन आप कह सकते हो इंडियन सिस्टम में, चाहे मेडिसिन की बात कर ले, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, रोबा, रिगपा, इन सबको मॉनिटर करने का काम करती है। ध्यान रखिएगा ये काउंसिल है UGC के अंदर। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बात बिल्कुल करेक्ट बताई गई थी कि क्रॉसपैथी के बारे में, जिसमें ये बोला गया होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ड्रग्स को जब कंबाइंड करके यूज किया जाता है उसे आप क्रॉसपैथी बोल सकते हो। सिंपल सी बात है, जब क्रॉस करने का मतलब है दोनों सिस्टम को कंबाइंड कर दिया गया इसके अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए, चारों स्टेटमेंट 1 बाय 1 पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है आपके पास सामने, सेकंड ये है आपके सामने, और थर्ड स्टेटमेंट ये आप कह सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये है आपके सामने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ग्रीन क्लाइमेट फंड, world's largest dedicated fund helping developing country reduce their greenhouse gas emission, enhance their ability to respond climate change। It means ये ग्रीन हाउस फंड एक ऐसा फंड है, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट फंड है जो कि डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करती है कि ग्रीन हाउस की जो इमिशन की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सके, और जो हमारे कह सकते हो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फैसिलिटी कह सकते हो प्रोवाइड की जाती है इस फंड के थ्रू। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया। सेकेंड स्टेटमेंट में आपको एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बोला जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने इस फंड को सेट किया है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द फंड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द नीड ऑफ द सोसाइटी दैट आर हाईली वनरेबल टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन पर्टिकुलर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड्स, डेवलपिंग स्टेट
एंड अफ्रीकन स्टेट। इट मींस ये है कि इस फंड का यूज किस किस जगह पे होगा, इसके बारे में बोला जा रहा है कि लीस्ट डेवलप कंट्री है वहां पे इसका इस्तेमाल होगा, और ऐसी जगह जैसे स्मॉल आइलैंड हो गया या अफ्रीकन स्टेट यानी कि अफ्रीकन कंट्री आप बोल सकते हो, उस एरिया में इसका इस्तेमाल होगा। ये आपको थर्ड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू फोर्थ स्टेटमेंट, द इंटायर सपोर्ट थ्रू जीसीएफ मैकेनिज्म इज थ्रू ग्रांट एंड कंट्री आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे बैक। यानी कि ये जो फंड है जीसीएफ, एक बार इसे जब कोई कंट्री को मिल जाता है तो उसे दोबारा रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब आप ये कह सकते हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी काम है काम कर लीजिए और पैसा वापस देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपसे फोर्थ स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो आपके सामने ये फोर्थ स्टेटमेंट है, आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट 1, 2, 3 जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये बोला जा रहा है आपसे। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की अगर डिटेल में बात करें तो जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको एक तरह से इसकी डेफिनेशन कह लीजिए या डिटेल में इसके बारे में इसकी मीनिंग जो आपको बताई गई कि एक ऐसा फंड है जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर आप यूं कह सकते हो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए और हमारी एबिलिटी इनहेंस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को डील करने के लिए ये फंड सेटअप किया गया है। इसका ये मकसद है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट आपको दे दिया गया। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि वर्ल्ड बैंक है जिन्होंने ये फंड सेटअप किया है, ये बात गलत है। वर्ल्ड बैंक ने सेट नहीं किया इसे सेट करने वाले जो इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने इसे सेट किया था 2010 में। ईयर याद रखना है और आपको इंस्टीट्यूशन भी याद रखना है, 2010 और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसे शॉर्ट में UNCFCCC बोल सकते हो आप। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि इसका जो मेन रोल है कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कुछ स्मॉल आइलैंड है, वहां पे ये काम करती है। अफ्रीकन स्टेट का मतलब है अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पे हेल्प प्रोवाइड करना, यानी कि सोसाइटी का ऐसा एरिया जहां पे क्लाइमेट की सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आप बोल सकते हो। अब फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं जिसमें आपसे बोला गया कि इसको रीपे करने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, ये बात गलत है, बल्कि एक तरह से आप इसे लोन की तरह ट्रीट कर सकते हो, एक डेब्ट की तरह। बाद में इसको आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा। यानी कि आप किसी कंट्री से ले लीजिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, इकोनॉमिक बेस आप क्वेश्चन आप बोल सकते हो जिसमें आप जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में पूछा जा रहा है, और ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जीरो कूपन बॉन्ड इज द डेब्ट सिक्योरिटी दैट नॉट पे इंटरेस्ट बट इंटरेस्ट रेडर अ डीप डिस्काउंट रनिंग अ प्रॉफिट एट मेच्योरिटी व्हेन बॉन्ड इज रिडीम एट इट्स फुल फेस वैल्यू। अब मीनिंग बताता हूं मैं इसका क्या है कि जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बोला जा रहा है कि ये डेब्ट सिक्योरिटी नेचर का एक बॉन्ड होता है, और इसके बारे में ये बोला जा रहा है इसे जो इशू किया जाता है वो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, ये आपसे बोला जा रहा है। मतलब अगर 100 रुपीज का है तो ये 80 का कह लीजिए, 90 का कह लीजिए, 95 का, जो भी इसकी फेस वैल्यू है उससे कम पे इसे इशू किया जाता है। इसमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती, बल्कि जब मैच्योरिटी पीरियड होता है, सपोज अगर 5 ईयर के लिए लिया गया है तो 5 ईयर के एंड में जो भी प्रॉफिट होगा आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इशूड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट हमारी कंट्री में इसे इशू करेगी, यानी कि आरबीआई के थ्रू आप बोल सकते हो इसे इशू किया जाता है, और बोला जा रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को ही किया जाएगा, कॉमन पीपल को नहीं इशू किया जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हो। तो दो स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपको दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन डी की बात करें दोनों स्टेटमेंट गलत बोले जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जीरो कूपन बॉन्ड की बात कर लीजिए। मान लीजिए इसका प्राइस अगर 100 है, तो जैसा आपको स्टेटमेंट में बोला गया इसे डिस्काउंट करके, डिस्काउंट का मतलब इसे कट करके इसे इशू किया जाएगा, यानी कि जो भी फेस वैल्यू होगी उससे थोड़ा सा कम, 95 हो सकता है, 97, कुछ भी वैल्यू पर इससे कम होगी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद जो बोला गया आपसे कि इसमें प्रॉफिट ही शेयर किया जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर।
तो यानी कि आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें आपको डिटेल बताई गई थी जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में, ये सारी बात बिल्कुल करेक्ट है। इंटरेस्ट तो पेमेंट नहीं होता, इसमें प्रॉफिट पेमेंट ही होता है, इस वजह से आप इसे कूपन बोल सकते हो एक तरह से, ठीक है, इसलिए इसका नाम भी ऐसा ही है, जीरो कूपन बॉन्ड। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट जिसमें इशू करने वाले इंस्टीट्यूशन के बारे में बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इशू करती है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, इसे प्राइवेट कंपनी इशू करने का काम करती है, और ये नॉर्मली उस कंडीशन में करती है जब उसे बहुत ज्यादा क्राइसिस हो और उसे फंड की जरूरत पड़ती है, तो वो डिस्काउंट में इस तरह के बॉन्ड इशू करती है फंड रेज करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है, और इसी के रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और फिर ये थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, और उसी के अकॉर्डिंग ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि पीएम स्वनिधि स्कीम एक क्रेडिट फैसिलिटी है, और ये जो प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रीट वेंडर को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि 1 लाख रुपीस का लोन प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो लोन होता है काफी लो रेट पे होता है, यानी कि इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बहुत ही कम चार्ज किया जाता है, और ये जो लोन दिया जाता है 1 ईयर की पीरियड के लिए दिया जाता है। तो ये बात हुई फर्स्ट स्टेटमेंट की। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दिस स्कीम इज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत स्कीम पैकेज। हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत एक स्कीम चलाई गई, एक पैकेज चलाया गया, उसी का ये पार्ट है पीएम स्वनिधि स्कीम। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि सिडपी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है इसकी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसे इंप्लीमेंट करने का काम कर रही है, एक तरह से एजेंसी आप बोल सकते हो। ये बैंक इस फंड को, इस स्कीम को चलाने का काम हमारी कंट्री में कर रही है। चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ध्यान ये रखना है आपको, ये स्कीम है पीएम स्वनिधि स्कीम। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, इसमें आपसे बोला गया इसके अंदर 1 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये 1 लाख रुपीस का लोन नहीं प्रोवाइड किया जाता है इसमें, बल्कि इसमें जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो मैक्सिमम 10,000 रुपीस का लोन प्रोवाइड किया जाता है, और इसके लिए बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट आप बोल सकते हो कि इंटरेस्ट रेट जो होता है बहुत ज्यादा कम होता है, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर है वो आसानी से इसे पे कर सके। और ये जो स्कीम चलाई जा रही है, ये मिनिस्ट्री जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री काम कर रही है इसके अंदर, और इसे इंप्लीमेंट करने का जो काम कर रही है, जो बैंक इन्वॉल्व है वो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में सिडपी भी बोल देते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि भी सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक ये थी कि इसमें 1 लाख नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये 10,000 होना चाहिए था, और इसका जो टेन्योर जो होता है, यानी कि 1 साल के भीतर ही इस लोन को वापस चुकाना होता है। जो टारगेट रखा गया है कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को ये स्कीम के तहत बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसकी लोकेशन आपको बतानी है कि इसकी लोकेशन क्या है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग तमिलनाडु में इसका लोकेशन आप कहा जा रहा है आपसे, और सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि गुजरात के अंदर इसकी लोकेशन है, और थर्ड आपसे बोला जा रहा है सी में कि उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो ये एक टाइगर रिजर्व है, और ये जो एरिया आता है गुजरात के अंदर आता है। तो गुजरात का मतलब आप समझ गए होंगे कि भी ये रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो है, ये एक तरह से आप कह सकते कि हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी इसलिए हो गया क्योंकि ये गुजरात में है। और बेसिकली अगर लोकेशन की बात करें कि किस लोकेशन में टाइगर रिजर्व है, तो जो सतपुरा रेंज है, यानी कि जो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगा वाला ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि आप इस मैप में देख सकते हैं ये जो हिस्सा है, इस एरिया में आप कह सकते हो ये इसकी लोकेशन है। तो गुजरात करेक्ट आंसर हो गया हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, ये जो इसमें यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के नीचे यानी कि साउथ में इसकी लोकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बारे में, और ये आजकल काफी न्यूज में रहता है। न्यूज में होने की कोई वजह होगी, और उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में ये है क्या चीज, ये आपको बताना है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि क्लोजेस्ट स्टार है सन के, कि सन के सबसे नजदीक जो स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी।
और सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये एक्सोप्लैनेट है इन हैबिटेबल जोन के अंदर, और सी में आपसे बोला जा रहा है कि ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन आप बोल सकते हैं इसे, और डी में आपसे बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेनियल सैटेलाइट आप इसे बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये प्रॉक्सिमा स्टोरी, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो प्रॉक्सिमा स्टोरी की बात करें तो जैसे हमारे प्लैनेट के, हमारे जो सोलर सिस्टम है जिसमें सन है, तो सन को भी एक तरह से आप स्टार बोल सकते हैं, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है। हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नजदीक जो दूसरा स्टार है उसे बोला जा रहा है, उसका जो नाम रखा गया है प्रॉक्सिमा सेंटोरी रखा गया है। तो आप ये कह सकते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए हैं। स्क्रीन पर ये वीडियो आ रही है जिसको देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी यूजफुल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।